सो हेलो एवरीवन, अगर आप भी टीयर 3 कॉलेज से बीटेक कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि पहले डेवलपमेंट करें, डीएसए करें, दोनों साथ में करें या कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें, कौन सा डोमेन चूज़ करें, तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। पिछली वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भैया एक बार रोड मैप के ऊपर भी वीडियो बना दो, तो ये वीडियो मैंने उसी के ऊपर बनाई है। पहली बात, ये वीडियो कोई भी मतलब इतना कोई मतलब भारी भरकम मैं ऐसा रोड मैप नहीं शेयर कर दे रहा कि इसको देखने के बाद बहुत अच्छी कंपनी में हो जाएगा, बहुत अच्छे पैकेज हो जाएगा। मैं जस्ट जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो गलतियाँ तुम ना करो, बस उसी के ऊपर ये वीडियो है। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा मतलब बहुत कोई उद्धार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना, लेकिन अगर इस वीडियो को तुम ध्यान से देखोगे तो तुम कुछ ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो जो मैं करता था, और तुम अपना थोड़ा टाइम बचा सकते हो, मतलब थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हो। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरी जो बेस्ट एडवाइस है जो मैं तुम्हें इस वीडियो में दे सकता हूँ वो ये है कि सब कुछ एक साथ मत सीखना। ये एक बहुत ही बड़ा मतलब ब्लंडर है। अगर तुम एक साथ सीखते हो ना तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और तुम सही से किसी एक चीज़ में प्रोफिशिएंट नहीं हो पाते हो। ये सही चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। तो अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपके प्रोग्रामिंग बेसिक्स। ठीक है, सबसे पहले जो आपको स्टार्ट करना है, अगर आप कॉलेज में जस्ट एंटर किए हो और आपको 1-2 महीना हो गया, कॉलेज वॉलेज आपने एक्सप्लोर कर लिया, दोस्त बना लिए, यारी दोस्ती सब हो गई है, तो अब रूम में बैठो लैपटॉप लेके और सबसे पहले अपने प्रोग्रामिंग के बेसिक्स क्लियर करो। सबसे पहले कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करो, C++, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज चूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, अगर तुमको डीएस से ओरिएंटेड एक लैंग्वेज चाहिए तो C++ और जावा में से चूज़ कर लेना। मैं प्रीफर करूँगा तुम जावा चूज़ करना, क्योंकि जावा से आप डेवलपमेंट साइड भी जा सकते हो। स्प्रिंग बूट उसका एक फ्रेमवर्क होता है, वो भी कर सकते हो आप, उससे बैकएंड बनता है, तो आप जावा चूज़ कर सकते हो। अब C++ भी चूज़ कर सकते हो, C++ में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी वो लैंग्वेज चूज़ करो और डायरेक्टली डीएसए पे जंप मत करने लग जाना। जो तुम लिंक्डइन पे पोस्ट देखते हो ना, 500 प्रॉब्लम्स, 1000 प्रॉब्लम्स, वो सब ने प्लेलिस्ट देख के करी होती हैं, उनके उनमें भ्रम में मत जीना। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके 800 प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, 900 प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, लेकिन उतना अच्छा भी डीएसए उनका नहीं होता है। मतलब 800 प्रॉब्लम्स होने के बाद तो तुम्हारा डीएसए ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे सामने कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाए तुम फट से कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो लोगों का तरीका करने का अलग होता है। वो बगल में चैट जीपीटी चल रहा है, फिर उधर से कॉपी पेस्ट कुछ कर दिया, उससे तुम उतना नहीं सीखते हो। तो धीरे धीरे स्टार्ट करो। अपने पहले प्रोग्राम, मतलब अब प्रोग्राम बनाने से पहले तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इसमें क्या लॉजिक यूज़ हो रहा है, क्या हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर जब तुम्हें क्लियर नहीं होंगी ना, तो फिर उसके बाद तुम्हारी कोडिंग अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ है, जब आपने कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर ली, अब सबसे पहले उस लैंग्वेज पे एक अच्छी कमांड रखो। डीएसए पे जंप करने से पहले आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। सपोज़ तुमने जावा के सारे फंडामेंटल सीख लिए, अब तुमको पता है कि लूप्स क्या होते हैं, फंक्शन कैसे बनता है, रिकर्जन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जब तक तुमको लैंग्वेज के सारे बेसिक्स आते हैं, अब तुम डीएसए के कंसेप्ट के ऊपर जाओ। और डीएसए में भी डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने मत लग जाना। सबसे पहले सीखो कि एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, और इनमें भी कौन कौन से सब पार्ट्स होते हैं। जैसे एरे के ऊपर ना 4-5 पैटर्न बनते हैं। 2 पॉइंटर होता है, स्लाइडिंग विंडो होता है, बाइनरी सर्च होता है, कर्डांस होती है, और भी कई सारे होते हैं। तो अब ये सारे सीखो। उसके बाद शुरुआत में तुम छोटी मोटी प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सीखो, मतलब जो बिल्कुल ईजी लेवल की होती हैं, जो आसानी से बन जाए। और सबसे पहले जब तुम लैपटॉप पे कीबोर्ड पे जब अपनी उंगलियां चलाओ ना, उससे पहले तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तुम्हारे पेन पेपर पे, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने इफ एल्स लगा के, फॉर लूप लगा के, कुछ भी कैसे भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत में तुम्हें ऑप्टिमाइज नहीं करना है। पहले ही दिन गूगल नहीं आ रही तुम्हारे पास टाइम है, तुम टाइम ले सकते हो। सबसे पहले उसे पेन पेपर पे लेके बैठो और उसको सॉल्व करो अच्छे से। उसको ड्राई रन करना तुमको आना चाहिए। ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र है, मैं सच बताऊँ तो। अगर ड्राई रन करना सीख गए तुम, तो सामने वाला का अगर तुम्हें कोई ऐसा कोड मिल गया जिसको तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो ड्राई रन करके समझ लो। और एक बार तुम्हारे कोड तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, तुमको पता है कैसे इंप्लीमेंटेशन हो रही है, उसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब तुम्हारे सारे के सारे जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं वो कंसेप्ट अच्छे हो चुके हैं। अब फर्स्ट ईयर के एंड तक आते आते अब तुम डीएसए के ईजी क्वेश्चन से मीडियम क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करो। अब इसके बाद हमारे पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अब तुम्हारी लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब, इसके भी ऊपर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो सब करना भी स्टार्ट कर दो। और जब तुम एक मीडियम लेवल पे जब तुमको दिख जाए कि हाँ, आप क्वेश्चन देख के तुमको समझ में आता है कि तुमको इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, यहाँ पे तुमको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगाना है, कि यहाँ पे तुमको एरे यूज़ करना है, यहाँ पे तुमको लिंक लिस्ट यूज़ करना है, और ट्री और ग्राफ की तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस टाइम तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, ऐसा कुछ मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए ये काम कैसे करते हैं, चीज़ें होती कैसे। ठीक है, अब फिर तुमको लेना है डेवलपमेंट का एक्सपोजर। अब डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम से डायरेक्ट तुमने नोट जैसे स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में तुमको जावास्क्रिप्ट सीखनी है अपनी, या तुम कोई अगर तुम स्प्रिंग बूट सीख रहे हो तो शुरुआत में उसके बेसिक सीख लो। या कोई भी तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ तुम जेंगो कर रहे हो तो पाइथन से सीख लो। फिर तुम्हें पाइथन के बेसिक्स आने चाहिए और उसका फिर जेंगो का तुम बेसिक सीखो।
उसके बाद तुम्हें सबसे पहले छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। जैसे मैं सबसे पहले मेरा जो प्रोजेक्ट था वो टू डू लिस्ट था, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों का होता है जो डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम बच्चों का वही होता है। तुम अपने हिसाब से जो भी तुम कर सकते हो छोटे मोटे प्रोजेक्ट। और वो ये नहीं कि तुमने यूट्यूब पे एक वीडियो चलाई और वो बना लिया, ऐसा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ सबसे गंदा प्रोजेक्ट बने तुम्हारा, बस वो आउटपुट रन कर दे कैसे भी करके, बस इतना काफ़ी है। उसमें कोई यूआई घुसाने की ज़रूरत नहीं है तुमको, कोई उसमें फ्रंट एंड अच्छा करने का कोई तुमको बहुत बड़ा कोई पुरस्कार नहीं मिल रहा, ठीक है। और तुमको गिटअप के बेसिक्स भी आने चाहिए, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैंने एक कोड बनाया है, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो मैं उसको गिटअप पे कैसे पुश करता हूँ। उसमें अगर मुझे रन टाइम में चेंज करने हैं तो मैं कैसे चेंजेस कर सकता हूँ, ये सब तुमको पता होना चाहिए। गिटअप बहुत ज़रूरी, ठीक है। गिटअप को इग्नोर मत करना, क्योंकि गिट और गिटअप दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं, ये भी एक बार देख लेना। गिट एक अलग चीज़ होती है, गिटअप एक अलग चीज़ होती है, इसका डिफरेंस भी कई बार इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि तुम्हारे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं सेकंड ईयर के एंड तक आते आते, यानी कि फोर्थ सेम तक, ठीक है। फोर्थ सेम तक आते आते तुम्हारे जो कोर सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे तुम्हारा DBMS हो गया, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या तुम्हारा COA हो गया, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि तुमको इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन इन सब से मिलके बनता है। तो ये सब जब तुम एकदम अच्छे कर लो ना, बिल्कुल मतलब तुमको सारे कंसेप्ट आते हैं, कि अगर मैं DBMS में तुमसे कुछ भी पूछ लूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तुमको पता होना चाहिए। मैं कभी भी तुमसे 7th सेमेस्टर में भी पूछूँ तो तुम्हारे पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि भैया मैंने 4th सेम में पढ़ा था, कैसे याद होगा। नहीं, तुमको याद होना चाहिए। या तो तुमने ऐसी जगह पे नोट्स बना रखे हो कि अगर तुमको पता है कि मेरा 2 दिन बाद इंटरव्यू है, मुझसे DBMS पूछा जाएगा, तो नोट्स को तुम दोबारा से रिवाइज़ कर सको, ठीक है। ऐसे नोट्स बनाना। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैंने अभी तक वीडियो में बोली नहीं है, मतलब एकदम से ध्यान आया मुझे, वो ये है, अपनी CGPA मेंटेन करके चलना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे अब भी कमेंट में बच्चे मतलब बहुत सारे बोल रहे थे भैया मेरी CGPA 6 है, और मतलब मेरा हो जाएगा क्या, 6.5 है। देखो ऑफ कोर्स हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा नहीं हो जाएगा, बहुत सारी कंपनीज अलाउ कर देती हैं, लेकिन आपको बाकी बच्चों से थोड़ा कम एज मिलेगा, ये फैक्ट है। अगर बाकी बच्चों को 50 कंपनी में बैठना अलाउ किया जा रहा है, आपको सिर्फ हो सकता है 20 या 25 में अलाउ किया जाए, तो मतलब अगर आपको सबके साथ कम्पीट करना है तो अपनी CGPA मेंटेन करनी पड़ेगी। और उसका सिंपल सा अगर रूल बताऊँ कि सपोज़ मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं इंटरनल्स पे ध्यान दूंगा, ठीक है। हमारे जो टीचर्स असाइनमेंट देते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। क्लास में सारे बच्चे होते हैं जो मतलब किसी एक ने तो किया ही होगा, किसी एक से असाइनमेंट ले लो, उसको कंप्लीट करो, उसको मूडल पे या तुम जहाँ भी अपलोड करने के लिए बोलते हैं, या वो तुमसे हार्ड कॉपी मांगते हैं, जो भी करते हैं वो कंप्लीट करो। उससे जो तुम्हें इंटरनल मार्क्स देता है टीचर, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत काम आते हैं, फ्री के मार्क्स हैं वो, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती। उसके बाद तुम्हारे जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम्स मिस कर देते हैं। ऐसा मत करना भाई, प्लीज़ मत करना। इंटरनल एग्ज़ाम्स अपने अच्छे रखो, उसके भी बेसिस पे नंबर मिलते हैं जो कि आपके बाद में ओवरऑल परसेंटेज में आपके जुड़ते हैं। तो भाई उन मार्क्स को भी अच्छे से करके चलना। अगर आपकी CGPA 7.5 है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप अपनी कोडिंग स्किल्स और इन सब, मतलब उसके बाद नहीं, उनके साथ ही, बट इतनी CGPA तो ज़रूरी है यार, मतलब जितना मैं सजेस्ट करूँगा इतनी CGPA तो ज़रूरी। तो अब मोटा मोटा अगर हम सेकंड ईयर को इवेल्यूएट करें तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको DSA को सीरियसली लेना था, अपनी CGPA मेंटेन करनी थी, एक डेवलपमेंट का आपको डोमेन चूज़ करना था, और आपको 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने थे। और हाँ, एक चीज़ बिल्कुल मतलब इसको ध्यान रखना, तुम ये जो करते हो ना कि प्रोजेक्ट बनाया 10-12 पुश कर दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुमने 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं खुद से, वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर तुमने 10-15 तुमने किसी चैट जीपीटी से या किसी भी कौन से दूसरे AI टूल से बना के डाल दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा गिटअप का कोई वजन नहीं पड़ता। बहुत लोग बोलते हैं कि 10-12 प्रोजेक्ट पुश कर दो। अरे अगर तुमने कोई सेंस वाले प्रोजेक्ट बनाए नहीं है तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिक्रूटर जब देखता है ना कि तुमने कुछ कुछ अच्छा कोई बनाया है, तो तब इंप्रेस होता है। 10-12 प्रोजेक्ट तो तुम वैसे भी अपने रिज्यूमे में नहीं डालने वाले। रिज्यूमे में जाते तुम्हारे 2-3 प्रोजेक्ट ही। तो कुछ ऐसा बनाओ जो समथिंग मीनिंगफुल हो, कि लगे कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व, कि लगे कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कि आपने कुछ दिमाग लगाया है, उसमें कुछ यूनिकनेस आई है, या आपका कुछ एफर्ट है, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। उसको अगर पहले से पता चल गया ना, कि वो देख लेगा, पता लगा लेगा इसने इसने तो उठाया हुआ है, पता चल जाता है वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिज्यूमे में कॉमन होता है, तो वो मत करना। थर्ड ईयर में तुमको अपने प्लेसमेंट को सीरियसली लेना है, और अगर तुम अभी तक सीरियस नहीं हुए तो टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। इससे ज़्यादा बिल्कुल डिले मत करो। अपने DSA को प्लेसमेंट लेवल तक लेके जाओ। उसके लिए तुमको पैटर्न्स को समझना पड़ेगा, कि तुम्हारा ट्री ग्राफ में DFS BFS चलता है, ये सारे के सारे पैटर्न्स अपने फाइंड करो। उससे तुम्हें ज़्यादा आसानी होती है। पैटर्न्स के हिसाब से जब तुम क्वेश्चन करते हो ना, तो तुम्हारा इतना बड़ा DSA इतना सा हो जाता है। क्योंकि मेरे को एरे करने में 3 महीने लग गए थे। अगर मुझे पता होता पैटर्न्स के हिसाब से करने, तो मैं 15 दिन में निपटा दूँ। और ट्री और ग्राफ के साथ भी सेम ही है। और DP में भी तुम आदित्य वर्मा करके एक यूट्यूबर है, उसने पैटर्न्स के हिसाब से क्वेश्चंस कराए हैं, और वो उसने इतनी अच्छी प्लेलिस्ट बनाई है ना, मुझे लगता है कि भाई अगर DP में तुम मतलब
आँख बंद करके तुम आदित्य वर्मा पे भरोसा कर सकते हो। स्ट्राइवर ने भी बहुत अच्छा समझाया हुआ है, लेकिन मैं क्योंकि मैंने आदित्य वर्मा से पढ़ा था, तो मैंने स्ट्राइवर का बाकियों से सुना है कि अच्छा था। मैं स्ट्राइवर का रिकमेंड करूँगा क्योंकि मेरे को वो ज़्यादा बेहतर लगा था। और अब मेन बात आती है कि तुम्हारे पास इतनी सारी मतलब डीएसए वीएसए सब हो गया, तुम सारा तुमने ठीक कर लिया। अब बात आती है रेज्यूमे की, ठीक है। रेज्यूमे में वजन डालने के लिए सबसे पहले, अब देखो टेम्पलेट वेम्पलेट नहीं शेयर करने वाला हूँ, ये सब तुमको खुद से पता होना चाहिए। एक अच्छी टेम्पलेट के साथ, एक अच्छी कीवर्ड्स के साथ अपना रिज्यूमे बनाना, ठीक है। उसके बाद उसमें तुम्हारी एक इंटर्नशिप रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने करी ही हो, बट कोशिश करो कि एटलीस्ट करो। मतलब अगर तुमको मिल जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं। मुझे कोई इंटर्नशिप नहीं मिली थी, लेकिन जिनको इंटर्नशिप मिल जाती है ना, उनको थोड़ा एज तो मिलता है यार, मतलब जितना मुझे लगता है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका रिफ्लेक्ट करता है। सामने वाला भी सोचता है कि इसने पहले से काम किया हुआ है, तो इसको अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है कि भाई इसके ऊपर चांस लिया जा सकता है। फ्रेशर्स को लोग उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। फ्रेशर्स को लोग ऐसे समझते हैं कि यार इसके ऊपर हम कुछ इन्वेस्ट करेंगे और बाद में क्या पता हमको आउटपुट मिले ना मिले, हमको रिजल्ट्स मिले ना मिले। इसलिए फ्रेशर्स के लिए थोड़ी दिक्कत तो होती है, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो इससे थोड़ा सा हटके हैं। मतलब ईयर वाइज तो मैंने तुमको समझा दिया कि ईयर वाइज क्या क्या करना है, ठीक है। ये तो मैंने मेन बात कर दी कि तुमको अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है। और तुम अपने हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से स्पीड बढ़ा भी सकते हो। क्या पता कोई सेकंड ईयर में सारा खत्म करके बैठ जाए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एटलीस्ट थर्ड ईयर के मिड तक तो तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे कॉलेज में सबसे पहली जो कंपनी में प्लेसमेंट में बैठा था वो 6 सेमेस्टर में आई थी। कोफोर्स करके कंपनी आई थी, ठीक है। और जस्ट पे जॉश भी शायद उसी टाइम पे आ गए थे उसके बाद ही। तो मतलब मेरे कॉलेज में तो स्टार्ट हो गया था 6 सेम के बाद ही, और जनरली मुझे लगता है बाकी कॉलेज में भी स्टार्ट हो जाता है। तो आप पहले से ही कोशिश करो कि आप अपना 5th सेम तक सारा कुछ खत्म कर चुके हो, ठीक है। अब बात आती है कि आपके पास स्किल सेट हो गया, सब कुछ हो गया। अब आप अप्लाई कहाँ करो? देखो, कहीं भी अप्लाई करो, हर जगह, हर जगह। लिंक्डइन पता है बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ वहाँ भी अप्लाई करो। कई बार मेरे दोस्तों का लिंक्डइन के थ्रू ही लगा है, तो आप अप्लाई करते रहो, ठीक है। कंपनीज़ के करियर पेजेस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ भी मतलब वो तो बेस्ट वे है कि आप कंपनीज़ के करियर पोर्टल्स को चेक करते रहो। वो करियर पेजेस पे डालते हैं अपॉर्चुनिटीज़, तो वहाँ पे जाके अप्लाई करो। और अगर आपके पास कोई रेफरल है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। तो अगर रेफरल है तो बहुत आसान होता है मेरे हिसाब से, कि अगर आपके पास रेफरल है तो आपको एक बार इंटरव्यू जाने तक मौका मिल जाता है। और अगर आप एक बार इंटरव्यू तक पहुँच जाते हो ना, तो चीज़ें ज़्यादा स्मूथ होती हैं। इंटरव्यू तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जो मुझे लगता है, जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है। और कई बार क्या होता है, इंटर्नशिप आप बहुत ज़्यादा मतलब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, बार बार रिजेक्शन फेस कर रहे हो। मैं भी कर रहा था यार, उसका कोई मैं क्या बोलूँ, उसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। डिमोटिवेशन होती है, नहीं होता, बार बार दिमाग ख़राब होता है, गुस्सा आता है। लेकिन भाई मैं तो ये मानता हूँ कि हर रिजेक्शन के साथ ना आपको कुछ लर्निंग मिलती है। जैसे मेरा जिस दिन लास्ट इंटरव्यू था ना, जिसके बाद मेरे को प्लेसमेंट मिल गई थी, तब तब तक तो मेरा दिमाग बिल्कुल ऐसा हो गया था कि तू तू भी क्या करेगा भाई, तू मेरे को रिजेक्ट ही तो करेगा। वो तो तेरे से पहले 50 कर चुके हैं मुझे, तो तू क्या नया कर रहा है? तू क्वेश्चन पूछ, अगर मेरे को पता होगा मैं आंसर दे दूंगा, नहीं पता होगा मैं चला जाऊँगा। मतलब मेरा ऐसा वाला एटीट्यूड हो चुका था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बार रिजेक्ट हो चुका था। मैं ये नहीं कह रहा तुमको बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होने की ज़रूरत है। ऑफकोर्स तुम अपनी मेहनत से जाओ और अपना इंटरव्यू क्रैक करो। लेकिन मैं जिससे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार रिजेक्शन को भी अच्छे पॉजिटिव वे में लेके जाया जा सकता है। जैसे सपोज़ अगर मैं रिजेक्ट नहीं हुआ होता, क्या पता किसी छोटे मोटे स्टार्टअप में बैठा होता और वो लोग मेरी बैंड बजा रहे होते। जैसे मैं अपने अब पुराने दोस्तों से जब मैं बात करता हूँ, जिनका पहले हो गया था, जो मैं सोचता था जिनको देख के यार तुम्हारी तो मौज है भाई, तुम्हारा एक बार में क्रैक हो गया। लेकिन अब उनकी मतलब जब वो बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है पूरा, कभी भी काम करवाते हैं, कई बार ओवर टाइम भी करना पड़ जाता है। मतलब मैं हर स्टार्टअप को गाली नहीं रहा हूँ, कुछ कुछ करते हैं ऐसा। एमएनसीज़ में ये चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल होती है, एमएनसीज़ में उतना परेशान नहीं करते हैं। इसीलिए मेरा शुरू से मन था कि मैं एक एमएनसी में जाऊँ, क्योंकि मुझे एक स्टेबल लाइफ भी चाहिए थी। अगर आप मेरी तरह ऐसे सोचते हो कि भाई थोड़ा मेंटल पीस की भी ज़रूरत है, तो आप एमएनसी चूज़। तो अगर अब मैं इस वीडियो का पूरा कोर देखूँ, तो अगर मैं सपोज़ मैं अगर दोबारा से बीटेक कर रहा होता, तो मैं क्या क्या चीज़ें करता। फर्स्ट ईयर में मैं अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस फाउंडेशंस को क्लियर करता। दूसरे साल में मैं डीएसए करता, वेब डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करता। तीसरे साल में मैं अपना डीएसए में स्पेशलाइजेशन करता, अच्छे क्वेश्चंस करता, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करता, और अपनी इंटर्नशिप खोजने की कोशिश करता, और अपना रिज्यूमे बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता, ठीक है। और फोर्थ ईयर में मैं अपने प्लेसमेंट्स में बैठता, मैं इंटरव्यूज़ देता, बार बार अगर रिजेक्शन हो रहा है तो बार बार रिवाइज़ करता, मैं अपनी चीज़ें इंप्रूव करता। और कम्युनिकेशन स्किल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, इस वाली वीडियो में मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल रखो, ठीक है। जब जितने ज़्यादा लोगों से आप बातें करोगे, आपकी कम्युनिकेशन उतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी। टेडेक्स टॉक्स देखो, अच्छे पॉडकास्ट देखो। मतलब किसी भी एरे गैरे के पॉडकास्ट में देखने लग जाना, उससे कुछ इंप्रूव नहीं होगा। तुम लाइब्रेरी जाओ, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो। इंग्लिश न्यूज़पेपर रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, वो पढ़ सकते हो।
वो भी एक अच्छा सोर्स होता है कि तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर सकते हो। मतलब रीडिंग से मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल में बहुत डिफरेंस आता है कि अगर तुम अच्छी रीडर हो तो, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि तुम अगर तुम्हारे कॉलेज में इवेंट्स होते हैं ना और तुम्हारे कॉलेज में सोसाइटीज़ बनी हुई तो सोसाइटीज़ जाके ज्वाइन करना, क्योंकि वो लोग जब इंटरेक्शंस करवाते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो हमारा फियर होता है ना कम्युनिकेशन वाला, वो निकलता है। कि तुम जब क्लास में जाके अपने क्लब के बारे में बता रहे हो तो कि हमारे क्लब ये वाला इवेंट करवा रहा है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव होती हैं। एक लास्ट चीज़ जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, देखो अब एक लास्ट चीज़ कि अगर आप टियर 3 कॉलेज से हो, ठीक है, जो कि मैं भी था, तो मैं हमेशा सोचता था कि यार एक कॉलेज की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं और ये सब। देखो कॉलेज तुम्हारा एक ऐसा फैक्टर है, यूनिवर्सल फैक्टर है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। तुम अपने एंड से क्या कर सकते हो, तुम अपने एंड से अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को अच्छी कर सकते हो, तुम अपना डीएसए स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उससे तुम अपने लिए खुद से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो। अरे कॉलेज, तुमको कॉलेज भी एक हद तक सपोर्ट करता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि कॉलेज बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अगर टियर 3 कॉलेज भी है और एक डिसेंट सा कॉलेज है तो एक हद तक सपोर्ट करता है वो भी, लेकिन उसके बाद तो फिर आप ही का करना है। अगर आप अपने ऊपर एक बार मेहनत कर लोगे, आप निकाल ले जाओगे, फॉर श्योर निकाल ले जाओगे। मैं मान ही नहीं सकता कि इस बंदे के पास स्किल्स थी। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो बहुत बेसिक सी अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करके अपना काम कर रहा होता है, लेकिन फिर बाद में वो अच्छा स्विच कर लेता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने बीएससी किया है, तुमने बीसीए किया है। एक कमेंट भी आया था कि भैया मैं बीसीए कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पर्सनली किसी को जानता हूँ जिसने पहले बीएससी किया, उसके बाद उसने एक अच्छे कॉलेज से एमसीए किया और उसके बाद उसने एक बहुत अच्छा पैकेज लिया, ठीक है। तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम बीसीए कर रहे हो, मतलब कोई भी कंप्यूटेशनल ब्रांच है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी तुमने कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स किया है और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से किया, देखो ऑर्गेनाइजेशन से फ़र्क तो पड़ता है यार, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। टियर 3 कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है मानता हूँ, बट होती हैं, ठीक है। कम से कम वो तो ग्रैब करो, या फिर एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी करो। उसके बाद जैसे बच्चे जो गेट करते हैं